विधानसभा और लोकसभा चुनावों में निराशाजनक नतीजों के बाद अब पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने उपचुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कोर कमेटी की बैठक के बाद अकाली दल ने उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान किया है, जिसके बाद इस बार पंजाब में उपचुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पंजाब में एक तरफ जहां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उपचुनाव में अपना नामांकन भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की सबसे प्रमुख और सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। चंडीगढ़ में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बलविंदर सिंह भूंदड़ की अगुवाई में हुई कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। इस बार पंजाब में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अकाली दल हिस्सा नहीं लेगा। चंडीगढ़ में तकरीबन 2 घंटे चली बैठक के बाद पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने इसका ऐलान किया। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने जो जिम्मेवारी अपने पे ली थी वो पार्टी के बिहाफ के ऊपर ली थी। तो आज सारी पार्टी की वर्किंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हल्का इंचार्ज बैठे थे। सभी महसूस करते हैं कि अध्यक्ष ने तो जो जिम्मेवारी ली थी वो हमारे लिए ली थी, कि सभी हम अगर उनको आदेश आता है तो हमें मानना चाहिए कि ये आदेश हमारे लिए भी है। तो हम कभी भी अकाल तख्त का जो हुक्म होता है उससे बाहर नहीं जाते। इसलिए हमने फैसला किया कि ये जो 4 जीवनी चुनाव है इसमें श्रोमणी अकाली दल अपने आप को बाहर रखेगा, हमारा उम्मीदवार कोई नहीं। अकाली दल देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है और साल 1992 के बाद ये पहला मौका है जब अकाली दल ने चुनाव में पीछे हटने का फैसला लिया। पार्टी के इस फैसले के पीछे पंथ और पंथक से जुड़े फैसलों को वजह बताया गया। आपको बता दें कि साल 2017 से अकाली दल सत्ता से बाहर है। कुछ पार्टी से बागी हुए नेताओं ने दी थी, वो अभी श्री अकाल तख्त साहब के ऊपर उसका निर्णय पेंडिंग है। और हमने जथेदार साहब से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे अध्यक्ष को तनख्वाहिया घोषित किया गया, तो आप उनको अलाउ करें कि गिद्दरबाह के लोग भी चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें, सारे पंजाब के वर्कर चाहते हैं कि सारा कोर्ट का जो कंपेन है वो खुद आप करें। लेकिन जो जथेदार साहब का कल आदेश आया कि वो अभी नहीं जा सकते। उपचुनाव से पीछे हटने के पीछे एक बड़ी वजह है सुखबीर बादल का तनख्वाहिया घोषित होना भी है, क्योंकि तनख्वाहिया करार दिए जाने के बाद वो किसी भी पॉलिटिकल गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं। हालांकि अकाली दल के इस फैसले के बाद अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने साफ किया कि तनख्वाहिया से जुड़े दिशा निर्देश सिर्फ सुखबीर बादल पर लागू होते हैं, न कि पूरी पार्टी पर। श्रोमणी अकाली दल भी इन्हां चोणां विच हिस्सा ले सकदा है, वो चोणां लड़ सकता है। अकाली दल के उत्ते चोणां लड़न उत्ते कोई पाबंदी किसी प्रकार की नहीं है। केवल प्रधान श्रोमणी अकाली दल का मामला श्री अकाल तख्त साहब जी के परंपरा ते मर्यादा अनुसार होने करके उन्होंने चोण लड़न की आग्ञा नहीं दी जा सकती, पर बाकी दी सारी पार्टी ये विधान सभा चोणों के हिस्सा ले सकती है। किसी प्रकार की भी पार्टी के चोणां लड़न उत्ते कोई पाबंदी नहीं है। अकाल तख्त साहिब ने 30 अगस्त को अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को तनख्वाहिया घोषित किया था और अब दिवाली के बाद सजा का ऐलान करेगा। वहीं अकाली दल के बैकफुट पर जाने से पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सुखबीर गिद्दड़बाहा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। Big political crisis in the state, whether it is farmers, whether it is law and order, and people of Punjab want that Shromani Akali Dal should lead from the front and fight for their rights. But the problem is that the president of Shromani Akali Dal, Sardar Sukhbir Singh Badal, has been declared Tankhaiya by the Akal Takht Sahib. So we have urged the Akal Takht Sahib Jathedar, the delegation of Shromani Akali Dal, first met him on 17th of this month and then on 22nd. And we urged him that people want that he should fight from Giddorbaha. चंडीगढ़ में हुई कोर कमेटी की मीटिंग में एक तरफ जहां उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ SGPC चुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया। अकाली दल ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद के होने वाले चुनाव में हरजिंदर सिंह धामी को चौथी बार अपना उम्मीदवार घोषित किया, जहां उनका मुकाबला अकाली दल के बागी खेमे की बीबी जागीर कौर से होगा। धामी साल 2021 से SGPC के प्रधान पद पर है। ਅਸੀਂ फैसला लिया कि श्रोमणी अकाली दल ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ
ਔਰ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, क्योंकि कुदरती गल है जदों इलेक्शन नहीं लड़ती पार्टी कुछ नुकसान होता। 117 विधायकों वाली पंजाब विधानसभा में अब अकाली दल के 3 विधायक रह गए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में भी पार्टी मात्र एक ही सीट जीत पाई। साथ ही वोट बैंक के मामले में पार्टी चौथे स्थान पर पहुंच गई है। ऐसे में उपचुनाव से पीछे हटना पार्टी के लिए सही साबित होगा या गलत, ये बड़ा सवाल है। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के होशियारपुर से विधायक और मंत्री रह चुके सोहन सिंह ढंटल को बीजेपी के चवेवाल विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। उससे पहले आज सुबह ही उन्होंने शिरोमणि अकाली दल को छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। होशियारपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पंजाब बीजेपी के प्रभारी विजय रूपाणी ने सोहन सिंह को बीजेपी का पदक पहनाया, पार्टी ज्वाइन करवाई। सोहन सिंह का बीजेपी में शामिल होना पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है और अकाली दल के लिए एक बड़ा झटका, क्योंकि सोहन सिंह का सिख समुदाय में अच्छा खासा प्रभाव है। ढंडल साहब ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ MP ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ MLA ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਲਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ जो हालात वातावरण बने हैं उन कल सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सरकार से सख्त एक्शन लेने के निर्देश भी दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पंजाब और हरियाणा में खुलेआम उल्लंघन भी हो रहा है। किसान पराली जलाने के लिए क्यों मजबूर हैं और इससे होने वाला प्रदूषण कितना खतरनाक है, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए जानिए। पंजाब और हरियाणा के खेतों से उठता ये धुआं दिल्ली को बेदम कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड का काला गुबार दिल्ली के आसमान की ओर उड़ता चला आ रहा है। सर्दियां भी शुरू हुई है और दिल्ली दहशत से भरी है। ये सोच कर कि जो पिछले साल हुआ था फिर वही हुआ तो जिएंगे कैसे। धुएं ने दम घोटना शुरू कर दिया है कि आंखें अभी से जलने लगी है, फेफड़े जवाब देने लगे हैं। पराली जलाने को लेकर पॉलिटिक्स भी लगातार जारी है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार पंजाब सरकार को ब्लेम करती है कि वो फेल हुए हैं इस पूरे मसले में, वहीं पंजाब सरकार कहती है कि ये सिर्फ केंद्र जो है पंजाब सरकार को और पंजाब के किसानों को बदनाम करना चाहता है। हालांकि सच्चाई ये है कि लगभग 1650 केस जो हैं वो आ चुके हैं और अभी दिवाली में कुछ दिन बाकी हैं और एस्केलेशन होगा। इसको कंट्रोल करना पंजाब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। पराली जलाने से बड़े प्रदूषण के कारण हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में तमाम जतन और एहतियात बरतने के बावजूद खेतों में धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी नहीं, दोनों ਅਸੀਂ हल करांगे बिल्कुल। मैं आप आके स्पेशली हल करूंगा, लेकिन बस यही है कि अपना वातावरण का ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है ना कितना होता है। इस बार थोड़े सारा कुछ सहयोग ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਣਾ। धरती की गोद से उठा ये धुआं आसमान में घुल रहा है। किसान भी मान रहे हैं कि पराली के अपने नुकसान हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं
कि अगर इस नुकसान के चक्कर में पड़े तो उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। 2-2, 3-3 किल्ले हैं, बेलर टाइम पे आते नहीं, किसान को ये पराली कहाँ ले जाए। मैं यहाँ इसी में बरसीन बोना चाहता हूँ, तो बरसीन के लिए तो खेत खाली करना पड़ेगा ना। ऐसा है, मंडियों में धान लूटा जा रहा है। सरकार जो है वो किसानों के साथ जो रवैया है वो बहुत गलत कर रही है। आग के बिना कोई सोल्यूशन तो नहीं है जिसका, आग तो लगानी पड़ेगी। इसमें आग लगाए प्रदूषण तो होगा, हमें भी पता है, पर इसके बिना हल भी तो कोई नहीं है। तो सरकार इसका सोल्यूशन दे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी तो मजबूरी है आग लगानी। ना तो बेलर की सुविधा है, 1 एकड़, जैसे मेरे 1 एकड़ था ये जमीन, मैं इसने अब बरसीन भी बोनी है, तो 4 दिन हो गए मैंने बुलाते, बेलर वाले आ नहीं रहे इधर। किसान पराली न जलाए तो भूखे मरे, जनता सांस ले तो जहरीले धुएं से मरे, और सरकार एक्शन ले तो वोट के लिए तरसे। सवालों के इस त्रिकोण ने किसान की जिंदगी को दोजख में तब्दील कर दिया है, क्योंकि वो खेतों में बची ठूठ को उखाड़े बगैर गेहूं की बुआई नहीं कर सकता, और इसे उखाड़ने का खर्च इतना ज्यादा है कि जला देना ही सस्ता लगता है। किसान कोई वो थोड़ा है कि भाई उसको प्रदूषण से तो सबको एलर्जी है। आप भी रोड बचलो, जैसे फैक्ट्रियां हैं, इनका प्रदूषण कोई नहीं देख रहा। एक किसान का गवर्नमेंट को दिखाई दे जाता है भाई प्रदूषण फैला रहा है किसान। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं प्रदूषण वो भी फैला रही हैं, रोड पे प्रदूषण चल रहा है। एक सिर्फ किसान का दिखाई देता है भाई प्रदूषण चल रहा है। ये सिर्फ 20 दिन का महीने का प्रदूषण है ये। पंजाब में इस साल पराली जलाने के मामलों को देखें तो अब तक पराली जलाने की 1668 घटनाएं हुई है। किसानों पर FIR दर्ज करने के 1228 मामले सामने आए हैं। रेड एंट्री के 496 मामले सामने आए हैं, और अब तक किसानों पर 13.25 लाख रुपए का हर्जाना लगाया जा चुका है। हरियाणा के पानीपत, करनाल और कुरुक्षेत्र में भी पराली जलाने के चलते हालात बिगड़ चुके हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत में 198 जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, और पूरे हरियाणा में ऐसे मामलों की संख्या 680 है। पराली जलाने के कारण वायु की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ रहा है, इसे भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पानीपत में AQI लेवल 450 तक पहुंच चुका है, कुरुक्षेत्र में 420 और करनाल में 402 तक। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 400 से ऊपर AQI वाली हवा में सांस लेने का मतलब एक दिन में 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर होता है। वहीं AQI लेवल 300 से 350 तक होने का मतलब एक दिन में 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर होता है। पंजाब के 2 शहरों और चंडीगढ़ में प्रदूषण का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अमृतसर का AQI लेवल 221 और मंडी गोविंदगढ़ का AQI लेवल 235 और चंडीगढ़ का AQI लेवल 210 तक पहुंच चुका है, जो खराब की कैटेगरी में आता है। उसके कंपैरिजन में उससे पिछले वर्ष में चले जाएं तो और भी ज़्यादा कम हुई है। सो इसका मतलब ये है कि हमने इस इशू के ऊपर काम किया है और इसका नतीजा भी हमारे सामने है। यदि स्टबल बर्निंग बढ़ी है तो वो हरियाणा में बढ़ी है, यदि बढ़ी है तो यूपी में बढ़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार की एजेंसी का खुद का डाटा है। वो कह रहे हैं कि हरियाणा में बढ़ी है, वो कह रहे हैं कि यूपी में बढ़ी है। यदि पंजाब कम कर सकता है तो हरियाणा और यूपी क्यों नहीं कम कर सकता? सरकार आपकी है, वादा आप करके आते हो, तो ये एक मजाक वाली बातें हैं। और फिर दिल्ली में जो अभी प्रदूषण आ रहा है, उसने कहा कि एयर ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई है, तो वो कह रही है कि ये हरियाणा और यूपी से हो रहा है, पंजाब से नहीं हो रहा। तो ये बताओ, ये कौन सी उसने ऐसा दीवार खड़ी कर दी जिससे पंजाब का वो पराली जो जल रही है तो उससे जो है नहीं हो रहा, हरियाणा से हो रहा है। इस तरह की बातें करनी जो है, ये तो राजनीति भी समझदारी वाली नहीं है। इसी बीच पराली जलाने के मामले में मान सरकार के एक्शन से खफा किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है और 26 अक्टूबर से पूरे पंजाब में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। पराली जलाने का मुद्दा पंजाब और हरियाणा में तूल पकड़ता जा रहा है और पंजाब में अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 26 अक्टूबर से वो पंजाब में चक्का जाम कर देंगे, हाईवेज को ब्लॉक करेंगे। जी हाँ, एक बड़ी घोषणा किसानों ने की है। उनका आरोप है कि जो भी किसान पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ पंजाब सरकार एक्शन ले रही है, FIR दर्ज कर रही है, रेड एंट्रीज कर रही है, जिसके कारण किसान नाराज हैं और वो माझा, दोआबा, मालवा में हाईवेज को ब्लॉक करेंगे, यातायात को ठप करेंगे 26 तारीख से। यही नहीं, हरियाणा में भी इसी तरह किसान जो है नाराज हैं सरकार के एक्शन से। ये बात तो सच है कि पराली का धुआं दम घोट देता है।
सबको लगता है कि ये कसूर अकेले किसानों का है, लेकिन ये मुकम्मल सच नहीं है। सच ये है कि सरकारों ने दल से निकलकर कभी सोचा ही नहीं। किसानों के दिल में उतरकर देखने की जरूरत है, वो सरकार चाहे दिल्ली की हो या हरियाणा की या फिर पंजाब की। फिलहाल सरकारों का मानना है कि पिछले सालों के मुकाबले धीरे धीरे पराली जलाना की जो मुहिम है वो खत्म होती जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सबूत जो है इस सब का मिलना चाहिए दिल्ली सरकार से, जो कि अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों को पर ही उंगलियां उठा रही है। कैमरा पर्सन चांदीराम और असीम बस्सी के साथ कमलजीत संधू, जीरकपुर आज तक। तो एक तरफ पंजाब और हरियाणा में पराली को लेकर सरकार किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है, हर्जाना लगा रही है, रेड एंट्री कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों ने सरकार के लिए एक्शन के खिलाफ खोला है मोर्चा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के मुताबिक उनका संगठन 26 अक्टूबर को पूरे पंजाब में किसान आंदोलन करेगा और यह आंदोलन अनिश्चित काल तक के लिए होगा। आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज से खास बातचीत में सरवन सिंह पंढेर ने आंदोलन के बारे में क्या बताया है, देखिए। सरवन सिंह पंढेर हमारे साथ हैं, जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अगुवाई कर रहे हैं और एसकेएम के साथ आकर आप ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसकी रूपरेखा क्या है और क्या मसले हैं, किन इश्यूज़ पर ये प्रदर्शन है? ये आंदोलन किसान मजदूर मोर्चा एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की ओर से ऐलान किया गया है। देखिए, जो आपको ज्ञाती है कि पिछले 24 दिनों से जो क्राइसिस पंजाब की मंडियों में खड़ा हुआ है, जिस तरह से आप जानते हैं कि कौन सा क्राइसिस? प्रोक्योरमेंट का? हाँ, धान की खरीदी का, डीएपी का और पराली का। उसमें से जो पिछले साल का जो चावल है, जो अभी सेलरों में गोदामों में पड़ा, वो केंद्र ने नहीं उठाया। कितना होगा, कितनी परसेंटेज? लगभग उनका जो आ रहा है 1,20,000 MT जो सुना जा रहा है। अच्छा। अभी जो आ रही है तकरीबन 80%। लगभग ऐसा है। और उनके बाद जो अभी क्राइसिस आ गया, अभी सेलर वाले बोल रहे हैं भी हम डबल कस्टडी नहीं लेंगे, धान आपका नहीं लगाएंगे। 4800 के करीब इनके सेलर्स हैं और 1600 के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनका, बाकी अभी बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे। इसके लिए जो पंजाब में जितने भी किसान आ रहे हैं, मंडियों में 10 दिन 15 दिन बैठना पड़ रहा है, तो लगभग 300-400 का कट लग रहा है उनको, जगह करें तो वैसे लग रहा। तो इसलिए हमारी तो रोजी रोटी ख़त्म हो रही है। तो अलग अलग ढंग से किसानों ने लीडरों के घर भी घेरे हुए हैं, टोल प्लाजे भी घेरे हुए हैं, छोटे छोटे प्रदर्शन भी किए, चंडीगढ़ भी आए, लेकिन मसले का हल नहीं हुआ। ये कहाँ और आप इस मुद्दों पर प्रदर्शन करेंगे? ये देखिए, पंजाब में मालवा, माझा और दोआबा 4 हमने चूज़ किए, बटाला, गुरदासपुर, इधर फगवाड़ा, ये दोआबा में होगा, इस तरह मोगा और संगरूर। 4 पॉइंट हो गया। अनलिमिटेड समय के लिए हम 26 को 1 बजे वहाँ बैठेंगे और इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखेंगे। तो लोग एक कहते हैं, जो लोगों को परेशानी आती है या किसानों को फिर जिम्मेदार बनाया जाता है कि हाईवे बंद हो गए, उस पर क्या आप लोगों से कहेंगे? 2 बातें हैं। लोग जो परेशान होते हैं उनकी परेशानी जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे साथ हो रहा, अगर इंडस्ट्री के बारे में इस तरह बोला जाता चैनलों में, ये पोल्यूशन कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, ये 2 दिन भी ना निकालते। हमारा पेट काटा जा रहा है, हम उजड़ रहे हैं, तो हम उजड़ने से पहले अंतिम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम सहयोग चाहते हैं सभी लोगों का। फिर हमारे मसले को समझिए, हमारा मसला इस तरह का नहीं है छोटा मोटा, फिर हम किसी ढंग से इसको सुलझा लें। हम किसी लीडर के घर में चले जाएं अभी 10-12 दिन से, तो मसला हल नहीं होगा, वो लंबा समय निकल जाएगा, तब तक हमारी धान लूट जाएगी। इसका हल कैसे होगा? हाईवे बंद करने से हल कैसे होगा? नहीं, देखिए ये हाईवे जब बंद होंगे तो बहुत हो हल्ला होगा, नेशनल लेवल पर हो हल्ला होगा, इसका होगा। इसके आगे फिर सोचेंगे क्या करना है। हम जब ये मुद्दा पूरा उछलता है, दोनों तरफ से, ये पब्लिक भी बोलती है ये मसला हल क्यों, आपकी वजह से ये नेशनल बंद है, तो ये जागते, नींद से जागते हैं। वैसे तो ये सुनते नहीं। अभी 10 दिन हो गए किसानों को। और बड़ा कर सकते हैं, पंजाब बंद की भी कॉल करेंगे। नहीं, देखिए, आगे आने वाले समय में ये सभी तरह के जो विकल्प है उनके बारे में सोचा जाएगा। और एफआईआर जो सरकार ने की है या रेड एंट्रीज की हैं, उनको आप चाहते हैं वापस ले जाए, या जैसे हरियाणा में कहा गया है किसानों की ओर से कि हम बंधक बनाएंगे जो यहाँ पर किसानों को चेक करने आएगा, या हम रिटेलिएट करेंगे? नहीं, मुझे हरियाणा जानता, हरियाणा का भी बंधक नहीं। उन्होंने कहा हम विरोध करेंगे अगर कोई हमें जबरदस्ती करता। हाँ, देखिए, फिर जो में विरोध तो हम लोग कर ही रहे हैं, फिर आप रेड एंट्री ना करें, केस ना डालें, ना जुर्माना करें, इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। और जो अब तक किए हैं उनको वापस? हाँ, हमारी मांग होगी सब वापस लेने चाहिए, हम दोषी नहीं हैं, इसका हल ढूंढिए। सरवन सिंह पंढेर बातचीत कर रहे थे। 26 अक्टूबर से 4 जगह पंजाब में प्रदर्शन होगा और 3 मुद्दे हैं, पराली, साथ साथ प्रोक्योरमेंट और डीएपीए के जो रेट बढ़े हैं उसकी किल्लत है, उसको लेकर। कैमरा पर्सन गिरी साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।
और अब एक खबर है फिरोजपुर से, जहां पूर्व बीजेपी के विधायक सत्कार कौर को एसटीएफ ने नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पूर्व एमएलए के पास से 100 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है। एसटीएफ की टीम ने मौके से बीएमडब्ल्यू कार भी बरामद कर ली है। गिरफ्तारी के बाद पूर्व विधायक के घर पर रेड भी की गई और इस दौरान घर से 28 ग्राम चिट्टा और 1.5 लाख रुपए का ड्रग्स मनी बरामद किया है। सत्कार कौर 2022 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। करीब 2 साल पहले भी आय से ज्यादा संपत्ति के आरोप में सत्कार कौर के घर पर विजिलेंस की टीम ने रेड की थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। इसी बीच बीजेपी ने भी पूर्व विधायक सत्कार कौर को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और पूर्व एमएलए का कहना यह है कि उन्हें इस मामले में बेवजह फंसाया जा रहा है। उस बंदे ने, जो हमारा सोर्स था, उसने एज ए डिकॉय एक डील की। जो एक्स-एमएलए थी वो उस जगह पे खुद आई गाड़ी लेके, जहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए आई। जब हमारी टीम, जो एएनटीएफ की टीम थी, उन्होंने जब इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो इवन गाड़ी दौड़ाने की कोशिश की गई। एक ऑफिशियल के पाँव पे थोड़ी सी चोट लगी है उसमें, और मौके पे 100 ग्राम ड्रग की जो रिकवरी हुई मौके पे। उसके बाद जो हमारी टीम थी वो उसकी हाउस सर्च कर रही है। हाउस सर्च में 28 ग्राम और जो चिट्टा जिसको हम कहते हैं वो मिला है वहाँ से। 1,56,000 रुपए वहाँ से मिले हैं मौके पे। कुछ गोल्ड मिला है और पैसे जो मिले हैं वो इस तरह से हैं जो देखने में ही प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि वो ड्रग डीलिंग के पैसे हैं। अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स में पैसे मिले हैं। 4 गाड़ियाँ मिली हैं जिनके नंबर जो हैं, 3 गाड़ियों के नंबर दिल्ली और हरियाणा के नंबर हैं। 5 नंबर प्लेट्स मिली हैं जो इंडिकेट करती हैं कि गाड़ियों पे अलग अलग नंबर यूज करके और उससे ड्रग्स की सप्लाई चल रही थी। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।